नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी मराठी मूवी को लेकर आए हैं जो हमें आजकल की दुनिया से रूबरू करवाती है। ये हम सबके आसपास की कहानी है। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.8। मूवी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में आपसे मिस ना हो। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जिसका नाम है गोविंद पाठक। वो एक रेडी पर सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके पास सब्जी वाली को देने के लिए पैसे नहीं होते। सब्जी वाली गोविंद से कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था कि गोविंद जी एक बहुत ही ईमानदार इंसान है। शायद वह पैसे लाना भूल गए होंगे, इसीलिए वह सब्जी वाली गोविंद जी से कहती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पैसे कल भी दे सकते हो। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक गुंडा आ जाता है जो लोगों से वसूली करता है। अब ये गुंडा सबसे जबरदस्ती पैसे लेने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक इंसान चाय बेच रहा होता है और ये गुंडा जाकर उसके भी पैसे छीन लेता है। वो चाय वाला उस गुंडे से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वह कुछ पैसे छोड़ दे ताकि वह अपने बच्चे की स्कूल फीस भर सके, लेकिन वो गुंडा उस चाय वाले की एक भी नहीं सुनता और पैसे लेकर वहां से जाने लगता है। वो चाय वाला अब उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। इसी चीज को लेकर दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। उनकी लड़ाई के बीच में गोविंद जी आ जाते हैं और उस गुंडे से उस चाय वाले के पैसे लौटाने के लिए कहते हैं, लेकिन गुंडा मना कर देता है और फिर गुस्से में आकर गोविंद जी उसे एक थप्पड़ जड़ देते हैं। थप्पड़ पड़ते ही वो गुंडा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि आज से पहले कभी किसी की उसके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई थी। अब गुंडा गोविंद जी को भी बदले में थप्पड़ मार देता है और उन्हें पकड़कर अपने बॉस पकिया भाई के अड्डे पर लेकर जाता है। अब पकिया भाई और गोविंद जी में बहस होने लगती है, जिसमें गोविंद जी कहते हैं कि अगर वहां पर उस गुंडे की जगह कोई और भी होता और किसी के साथ गलत हो रहा होता तो उसे भी वो थप्पड़ मार देता। ये सुनकर पकिया भाई गोविंद जी को धमकी देता है कि अगर तुम ज्यादा बहस करोगे तो मैं तुम्हें इसी वक्त गोली मार दूंगा। लेकिन उसकी धमकियों से गोविंद जी बिल्कुल भी नहीं डरते और कहते हैं, मैं जितने भी दिन जीऊंगा ईमानदारी से जीऊंगा। वो कहते हैं, पकिया भाई, तुम्हारे माता पिता जब भी तुम्हें देखेंगे तो उनको कभी भी तुमको ऐसा आदमी बना देकर खुशी नहीं होगी, बल्कि वो तो शर्म के मारे ही मर जाएंगे। अब ये सब सुनकर पकिया भाई को बहुत बुरा लगता है और वह गोविंद जी को जाने के लिए कह देता है। वह उन्हें जाते वक्त चाय वाले के पैसे के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता है क्योंकि झगड़े में उनका चश्मा भी टूट गया था। लेकिन गोविंद जी उसके एक्स्ट्रा पैसे वापस लौटा देते हैं और कहते हैं कि चश्मा मैं खुद ठीक करवा लूंगा, तुम अपनी नीयत को ठीक करा लो। खैर, फिर हम देखते हैं कि गोविंद जी अपने घर चले जाते हैं, जहां पर उनकी बीवी उन्हें इस हालत में देखकर पूछती है कि ये क्या हुआ। जिसके बाद गोविंद जी अपनी पत्नी सुहास को सारी बातें बताते हैं कि मार्केट में क्या क्या हुआ था। अब दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इनका एक बेटा अभय है जो एक IAS ऑफिसर बन चुका है और अभय अपनी बीवी अवनी के साथ अलग रहता है। और आज ही अभय और उसकी बीवी अवनी की वेडिंग एनिवर्सरी है, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। और इस पार्टी में अभय ने सभी बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया है, लेकिन अपने ही माँ बाप को इनवाइट नहीं किया था, जिस बात से गोविंद जी उससे काफी नाराज थे। लेकिन अब गोविंद जी की बीवी उनसे कहती है कि वह सारी नाराजगी भूलकर अपने बेटे को हैप्पी एनिवर्सरी विश कर दे क्योंकि आज का दिन उसके लिए स्पेशल है। अब पहले तो गोविंद जी मना कर देते हैं, लेकिन फिर अपनी बीवी की वजह से मान जाते हैं। अगले सीन में हमें अभय और अवनी को दिखाया जाता है जो शाम की पार्टी की तैयारियां कर रहे थे। इसी बीच वहां पर गोविंद जी का कॉल आता है और फिर गोविंद जी अपने बेटे और बहू को एनिवर्सरी विश करते हैं। इसी दौरान वो अपने बेटे से ये शिकायत नहीं करते कि आखिर तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया, पर वो बातों ही बातों में अभय को घर पर कुछ पैसे भिजवाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, तुम बहुत बिजी रहते हो, इसलिए बार बार पैसे मांगने में शर्म आती है, इसीलिए एक तो तुम कुछ पैसे भिजवा दो और दूसरा मेरा एक सेपरेट अकाउंट ओपन करवा कर मुझे दे दो। मैं अपनी फाइनेंस खुद मैनेज कर लूंगा ताकि तुम मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो। वो कहते हैं कि आज मेरे पास सब्जी खरीदने के भी पैसे नहीं थे, हालांकि मैं सब्जी ले आया, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता क्योंकि लोग हमारे नहीं तुम्हारे बारे में बोलते हैं, इसलिए तुम अकाउंट खुलवा कर दे दो। अबे उनसे कहता है कि वह कल पैसे लेकर आ जाएगा और रही बात सेपरेट अकाउंट की तो वह इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि उसने सारे पैसों को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है जिससे फ्यूचर में उन्हें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। हालांकि अबे रेगुलरली गोविंद जी को पैसे भेजता है, इसलिए उसका मानना ये था कि किसी सेपरेट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। गोविंद जी उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह फिर भी उनकी बात नहीं मानता और तैयारी का बोलकर फोन रख देता है। अब फोन रखने के बाद गोविंद जी देखते हैं कि उनकी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अभय और अवनी रेडी होकर पार्टी में चले जाते हैं और वह पार्टी देर रात तक चलती है। फिर अगली सुबह अभय के सर में दर्द हो रहा था क्योंकि उसने पार्टी में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। फिर अभय दवाई लेकर तैयार होने के लिए जाने ही वाला था, तभी उसे अवनी रोकती है क्योंकि अभय की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी अभय जाने की जिद करता है।
क्योंकि आज कुछ भी करके उसे अपने पिता को पैसे पहुंचाने थे। इन्हीं बातों में अवनी अबे से कहती है कि कल रात जब वह सीएम को रिसीव करने गया था तभी उसके बाबा यानी कि गोविंद जी का कॉल आया था और उस कॉल को अवनी ने उठा लिया था। लेकिन फोन पर अवनी ने उसे कह दिया था कि अबे किसी काम में बिजी है और वो जैसे ही फ्री होगा मैं उसे कॉल बैक करने के लिए कह दूंगी। लेकिन पार्टी के चक्कर में ये बात अवनी उसको बताना ही भूल जाती है। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद अबे अवनी पर बहुत गुस्सा करता है और फौरन अपने बाबा को कॉल करता है। लेकिन उसके बाबा उसका एक कॉल भी नहीं उठाते। फोन रिसीव ना होने की वजह से अबे बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद वह अपने पिता से माँ की तबीयत के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी अपनी माँ नजर नहीं आती और वह अपने बाबा से पूछता है कि माँ कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। जिस पर अबे के बाबा उसे बताते हैं कि कल रात को ही तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी थी और वह बताते हैं कि मैंने सारा क्रियाक्रम भी रात को ही पूरा कर दिया था। ये सुनते ही अबे के होश उड़ जाते हैं और वह जोर जोर से रोने लगता है। अबे अपने बाबा से नाराज हो जाता है क्योंकि उन्हें आखिरी बार भी उसकी माँ को देखने का मौका नहीं दिया था। लेकिन उसके बाबा कहते हैं कि मैंने तो तुमको कॉल किया था लेकिन तुमने एक भी कॉल नहीं उठाया। इसी बात को लेकर गोविंद जी भी अबे से नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर अबे उन्हें एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनवा कर दे देता तो अपनी बीवी के इलाज का खर्चा वो उठा पाते और शायद आज वो जिंदा होती। इसके बाद दोनों में काफी बहस होने लगती है और फिर अभय अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में अभय और अवनी की बातों से हमें ये पता चलता है कि जिस दिन अभय की माँ की मौत हुई थी उस दिन गोविंद जी ने अननोन नंबर से भी अवनी को कॉल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि वो एक अननोन नंबर था इसलिए अवनी ने फोन नहीं उठाया। अब अभय अवनी से भी नाराज हो जाता है क्योंकि अगर वह वक्त पर कॉल उठा लेती तो शायद वह अपनी माँ की मदद कर पाता और उनकी जान बचा लेता। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोविंद जी को जो कि एक पुलिस स्टेशन में जाकर अपने ही बेटे के खिलाफ एक केस फाइल कर देते हैं कि उनकी बीवी की मौत उनकी बेटे की वजह से हुई है। अब अभय और अवनी को जैसे ही पता चलता है कि गोविंद जी ने उनके खिलाफ एक केस फाइल किया है उनके होश उड़ जाते हैं। अब ये खबर टीवी पर भी आने लगती है कि एक बाप ने अपने आईएएस बेटे के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया है। अब धीरे धीरे सभी को इस केस के बारे में पता चल जाता है और फिर अभय को उसकी जॉब से भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब मुकदमा कोर्ट में जाता है जहां पर गोविंद जी जज से परमिशन लेते हैं कि उनके पास एक वकील तो है जो उनकी मदद करेगा, लेकिन वो अपना केस खुद ही लड़ना चाहते हैं। तो इस बात के लिए जज साहब भी उन्हें परमिशन दे देते हैं। अब कोर्ट में केस शुरू होता है जहां पर गोविंद जी अपने सबसे पहले विटनेस को बुलाते हैं जो कि वही डॉक्टर होता है जो उस रात को उसकी बीवी को चेक करने के लिए घर आया था। अब गोविंद जी अपनी फैमिली डॉक्टर से कहते हैं जिस दिन आप मेरी बीवी को चेक करने आए थे उस दिन क्या क्या हुआ था आप सबको बता दीजिए। डॉक्टर साहब अब सभी को उस दिन के बारे में बताने लगते हैं कि जब वह गोविंद जी की बीवी को चेक करने गए तब उन्हें पता चला कि उन्हें माइंड स्ट्रोक आया है और इसीलिए मैंने गोविंद जी को अपनी बीवी को एक बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह दी थी। डॉक्टर बताते हैं कि गोविंद जी के पास तो उनकी फीस देने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने उनसे कहा था कि वो उसकी फीस बाद में दे सकते हैं क्योंकि वो उनके रेगुलर पेशेंट थे। अब गोविंद जी का कहना था कि जब उनके पास डॉक्टर की फीस देने के पैसे नहीं थे तो वह अपनी बीवी को एक बड़े से हॉस्पिटल में कैसे एडमिट करते। काफी देर तक सवाल जवाब चलते रहते हैं और फिर जज साहब इनको नेक्स्ट हियरिंग की डेट दे देते हैं। अब कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग में हम उस डॉक्टर को देखते हैं जिनके हॉस्पिटल में सुहास जी को एडमिट किया गया था। अब गोविंद जी जज साहब को बताते हैं कि जब उनकी बीवी की तबीयत और खराब होने लगी थी तो वो उन्हें एक हॉस्पिटल में लेकर गए थे जहां से हॉस्पिटल के डॉक्टर आगे की गवाही में बताते हैं कि गोविंद जी जब अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल में आए थे तब उनके पास हॉस्पिटल में अपनी बीवी को एडमिट कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसके बाद गोविंद जी डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बीवी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए, लेकिन गोविंद जी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए डॉक्टर उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के खिलाफ था। पर तभी गोविंद जी डॉक्टर को बताते हैं कि उनका बेटा एक आईएएस ऑफिसर है और वो उनके सारे पैसे आकर चुका देंगे। इसके बाद गोविंद जी अभय को कॉल करते हैं तो वह अपनी पार्टी में बिजी होता है क्योंकि वहां पर सीएम आए थे और उनका कॉल अवनी उठा लेती है और अब अवनी गोविंद जी से कहती है कि अभय किसी काम में बिजी है इसलिए वह जैसे ही फ्री होगा वह उसे बता देगी। लेकिन गोविंद जी उसे जैसे ही सारी चीजें बताने लगता है कि इस वक्त बहुत इमरजेंसी है, लेकिन अवनी जल्दी जल्दी में बिना सुने कॉल कट कर देती है। अब गोविंद जी कोर्ट में सबको बताते हैं कि पैसे ना होने की वजह से कोई भी डॉक्टर उनकी बीवी का इलाज नहीं कर रहा था। उनकी बीवी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, तो इसीलिए वह अपने दोस्त की मदद से अपनी बीवी को एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने के लिए ले जाता है, लेकिन रास्ते में ही सुहास जी की मौत हो जाती है। अब इस बात पर अभय की तरफ से लड़ने वाला वकील गोविंद जी पर यह एलिगेशन लगाता है कि उन्होंने काफी जल्दबाजी की। अगर वह थोड़ी देर और रुक जाते, अभय की बात डॉक्टर से करवा देते तो सुहास जी का ट्रीटमेंट भी उसी हॉस्पिटल में होता और शायद आज वह जिंदा होती। हालांकि इस बात के लिए डॉक्टर भी हाँ कर देते हैं, लेकिन गोविंद जी सब पर गुस्सा हो जाते हैं
और कहते हैं कि अगर वह थोड़ी देर और इंतजार करता तो उनकी बीवी की मौत रास्ते में नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल में हो जाती, क्योंकि पैसे ना होने की वजह से कोई भी उनकी बीवी का ऐसे इलाज नहीं करने वाला था। और यही वजह थी कि गोविंद जी ने अपनी बीवी को एक दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने की कोशिश की थी कि शायद उन्हें वहां पर इलाज मिल जाए और उनकी जान बच सके। अब ये सारी बातें जज साहब सुनते हैं और अगली हियरिंग की डेट दे देते हैं। अब इस कोर्ट सेशन के बाद हम देखते हैं कि बाहर मीडिया वाले गोविंद जी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही बेटे पर केस किया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जज साहब गोविंद जी से पूछते हैं कि आखिर उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि अभी तक वह केस में समझ नहीं पाए कि उनकी असली डिमांड क्या है। तो गोविंद जी जज साहब को बताते हैं कि उन्हें आज तक जितने भी पैसे अभय पर खर्च किए हैं उन्हें वह सारे पैसे चाहिए। वो पैसे थे 4 करोड़ 72 लाख। अब जज साहब गोविंद जी से पूछते हैं कि उन्हें इतनी अमाउंट क्यों चाहिए। तो गोविंद जी बताते हैं कि उन्हें ये अमाउंट इसीलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने टोटल इतने ही पैसे अभय पर खर्च किए थे। फिर यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम अभय के बचपन को देखते हैं। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसे स्कूल में ही चक्कर आ गया था, इसीलिए अभय को घर भेजा गया था। अभय को उस हालत में देखने के बाद गोविंद जी और उनकी बीवी बहुत परेशान हो जाते हैं और फौरन उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अभय के हार्ट में एक हॉल है जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा है और इसीलिए उन्हें अभय का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना होगा। अब गोविंद जी तो अभय का ऑपरेशन मुंबई में ही करवाने वाले थे, लेकिन उनकी बीवी जिद करती है कि अभय का ऑपरेशन सिंगापुर के अच्छे से हॉस्पिटल में करवा दिया जाए, क्योंकि अभय के होने से पहले उनकी एक बेटी थी अनन्या, जिसकी पहले ही कुछ कारणों की वजह से मौत हो चुकी थी। इसीलिए अब वह अभय को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पर एक दिक्कत थी, बाहर ऑपरेशन करवाने के लिए गोविंद जी के पास पूरे पैसे नहीं थे। इसीलिए गोविंद जी अपनी अलीबाग वाली प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और उन्हीं पैसों से अभय का ऑपरेशन करवाते हैं। अब जो वकील अभय की तरफ से केस लड़ रहे थे वो गोविंद जी से कहते हैं कि उन्होंने जो पैसे अपने बेटे पर खर्च किए वो उन पैसों को वापस कैसे मांग सकते हैं, क्योंकि वो तो उनका फर्ज था। तो गोविंद जी उनसे कहते हैं कि जो पैसे उन्होंने उनकी सर्जरी पर खर्च किए थे उन्हें वो पैसे वापस नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनका फर्ज था। लेकिन अभय की वजह से उन्हें अपनी अलीबाग वाली प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ा था और इसीलिए उन्हें उस प्रॉपर्टी की आज की वैल्यू चाहिए थी। इसके बाद गोविंद जी कोर्ट में सबको सेकंड अमाउंट का ब्रेकडाउन बताने लगते हैं, जहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर एक दिन गोविंद जी अपने ऑफिस से घर आते हैं और वे अपनी वाइफ और बेटे को बताते हैं कि उन्हें ऑफिस में प्रमोशन मिल गया है और इसकी वजह से उन्हें अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए अमरावती शिफ्ट होना पड़ेगा। पर ये सुनकर अभय बहुत मायूस हो जाता है, क्योंकि उसके सारे दोस्त और उसका स्कूल तो मुंबई में ही था। इसी तरह से अभय की वजह से गोविंद जी अपने प्रमोशन को रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए अगर वह प्रमोशन गोविंद जी ले लेते तो उन्हें हर महीने 7,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते, लेकिन अभय की वजह से उन्होंने उस प्रमोशन को रिजेक्ट कर दिया था। तो गोविंद जी चाहते थे कि उस प्रमोशन को रोकने की वजह से जितने भी अमाउंट का उन्हें लॉस हुआ था वो सारे पैसे अभय उन्हें वापस कर दे। इसके बाद गोविंद जी सबको थर्ड अमाउंट का ब्रेकडाउन बताने लगते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अभय हमेशा से ही एक IAS ऑफिसर बनना चाहता था और IAS के लिए उसे एक अच्छा कोचिंग सेंटर भी चाहिए था, जिसकी फीस बहुत ही ज्यादा थी। अब गोविंद जी तो इतनी सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए एक लोन लेते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करके एक IAS ऑफिसर बन जाए। इसी तरह उन्होंने जो पैसे खर्च किए थे उसका टोटल था 4 करोड़ 72 लाख। खैर, अब कोर्ट रूम में नेक्स्ट सेशन से हम देखते हैं कि गोविंद जी सबसे कहते हैं कि उन्होंने जितने भी पैसे अभय पर खर्च किए हैं उन्हें वो इसीलिए वापस चाहिए क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से बाहर जाकर मेहनत करके अभय को बड़ा किया। उसके बाद अभय जब एक IAS ऑफिसर बन गया तो वह अपनी बीवी के साथ अलग रहने लग गया और अपने माँ बाप को भी मिलने कभी कभार ही आता था, जिसकी वजह से उनकी बीवी काफी टेंशन में रहती थी और शायद इसी टेंशन की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया होगा। वो कहते हैं कि अभय हमको पैसे तो प्रोवाइड करता था लेकिन हमसे मिलने के लिए इतना नहीं आता था। नाराज होते हुए वो कहते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं और उनके माँ बाप उनके साथ 2 पल बिताने के लिए भी तरस जाते हैं। बच्चे भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने दिन रात एक करके उनको इतना बड़ा किया है। वो उनसे सिर्फ थोड़ा वक्त चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चे अपनी फैमिली को भी टाइम दे, यह भी जरूरी है। खैर, अब गोविंद जी चाहते हैं कि जो पैसे उन्होंने इतनी मेहनत से कमाए थे और जिस इंसान पर खर्च किए, अगर उसे उनकी कदर नहीं है तो उसे उनके सारे पैसे भी वापस कर देने चाहिए। गोविंद जी की बातें सुनने के बाद कोर्ट में बैठे हुए सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और फिर गोविंद जी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो वकील अभय की तरफ से केस लड़ रहे थे वह सभी एक प्लान बनाते हैं और गोविंद जी के साथ रहने वाले एक वकील को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब कोर्ट के अगले सेशन में हम देखते हैं कि विटनेस बॉक्स में खुद अभय को बुलाया जाता है, जहाँ पर अभय भी अपने वकील के कहने पर एक झूठी गवाही देता है कि उसके बाबा को भूलने की बीमारी है
और ये सारी चीजें सुनने के बाद गोविंद जी को बहुत बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि विटनेस बॉक्स में जो वकील गोविंद जी के साथ काम करते थे उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन वह भी अब अभय के वकील की तरफ हो चुके थे, इसलिए वह भी झूठी गवाही देते हैं कि गोविंद जी को बहुत सी चीजें भूलने की बीमारी है। ये ड्रामा देखकर गोविंद जी समझ जाते हैं कि उनके वकील को अभय के वकील ने रिश्वत देकर अपनी साइड कर लिया है। इसीलिए गोविंद जी खड़े होकर खुद उस वकील से शुरू से लेकर अब तक जितने भी कोर्ट सेशन हुए उन सारे सेशन की डेट और जानकारी पूछने लगता है। इस पर वकील को कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन तभी गोविंद जी कोर्ट में सबके सामने हर एक डेट और सारी चीजें डिटेल्स में बताते हैं और साबित करते हैं कि उन्हें कोई भी भूलने की बीमारी नहीं है। अब कोर्ट के फाइनल सेशन में हम देखते हैं कि जज साहब सबको अपना फैसला सुना देते हैं, जहां पर उनका कहना था कि अभय निर्दोष है, उसकी वजह से उसकी मां की मौत नहीं हुई, और वे कहते हैं कि अभय को उसकी मां के हार्ट अटैक की वजह समझकर सजा देना गलत है। लेकिन जज का ये भी कहना था कि आज तक गोविंद जी ने जितने भी पैसे अभय पर खर्च किए हैं वह अभय को वापस लौटाने होंगे। और गोविंद जी आखिरी बार खड़े होते हैं और जज साहब को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता था कि अभय को कभी भी सजा नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया ताकि सारे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो सके। गोविंद जी सबसे कहते हैं कि माँ बाप जिंदगी भर मेहनत करके अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई अपने बच्चों पर लगा देते हैं और यही बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप दुखी रहने लगते हैं। गोविंद जी कहते हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि हर बच्चा अपने माँ बाप की कदर करे और उन्हें सम्मान दे। खैर हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद गोविंद जी अभय को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। अब ये सारी चीजें सुनकर अभय के होश उड़ जाते हैं, पर वो बहुत खुश होता है और ये सारी बात वो अवनी को बता देता है। लेकिन ये सुनने के बाद अवनी बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इस कोर्ट के चक्कर में उसकी सोसाइटी में काफी बदनामी हो गई थी। इसीलिए अवनी अब डिसाइड करती है कि गोविंद जी के खिलाफ वह खुद केस फाइल करेगी और जितने भी पैसे उन्होंने गोविंद जी को दिए हैं वे सारे पैसे वह वापस लेगी। हालांकि अभय उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अवनी नहीं मानती। फिर हम देखते हैं कि गोविंद जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये केस फिर से रीओपन हो जाता है। यहाँ पर अवनी कोर्ट में सबको बताती है कि कैसे इस केस की वजह से उसकी पूरी सोसाइटी में बदनामी हो गई। फिर हम देखते हैं गोविंद जी का वकील विटनेस बॉक्स में पकिया भाई को बुलाता है और उनसे पूछता है कि सच बताइए उस दिन क्या हुआ था जिस दिन अभय की माँ बीमार पड़ी थी। तो कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमने देखा था कि पकिया भाई के लिए काम करने वाले एक इंसान ने गोविंद जी का चश्मा तोड़ दिया था। अब जब वह एक नया चश्मा देने के लिए पकिया भाई गोविंद जी के घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि गोविंद जी की बीवी को हार्ट अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। फिर पकिया भाई भी गोविंद जी को ढूंढते हुए एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे गोविंद जी मिलते हैं। अब वह गोविंद जी से उनकी बीवी के बारे में पूछताछ कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि गोविंद जी की बीवी की मौत हो चुकी है। अब अपनी बीवी को ऐसे देखकर गोविंद जी को बहुत बुरा लगता है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाए और इसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन तभी पकिया भाई डॉक्टर से कहता है कि वह सुहास जी को एक शॉक दे जिसकी वजह से शायद उसकी जान वापस आ जाए। इसके बाद जब डॉक्टर उसकी बात नहीं मानते तो पकिया भाई अपनी गन निकालते हैं और डॉक्टर को धमकी देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है और फिर वो सुहास जी को शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से वह फिर से कॉन्शियस हो जाती है और डॉक्टर उनको फौरन ऑब्जर्वेशन में लेकर जाते हैं। गोविंद जी ये देखकर हैरान और खुश हो जाते हैं। फिर वो पकिया भाई को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि पकिया भाई की वजह से आज उसकी बीवी की जिंदगी बच पाई है। लेकिन गोविंद जी अभी भी अभय से नाराज होते हैं, क्योंकि उसने समय पर पैसे नहीं भेजे और ना ही फोन उठाया, जिस वजह से आज उसकी पत्नी की मृत्यु भी हो सकती थी। इसके बाद वह अभय को सबक सिखाने के लिए पकिया भाई की मदद से एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, ताकि वह अभय के खिलाफ केस फाइल कर सके। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोविंद जी ने ये सारी कहानी इसीलिए बनाई थी क्योंकि अभय अपनी मम्मी पापा के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करता था और ऊपर से वह अपने पिता के सारे पैसे भी हैंडल कर रहा था। और जब गोविंद जी को पैसों की जरूरत थी तब अपनी पत्नी के इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। गोविंद जी सभी को कोर्ट में बताते हैं कि जो पैसे उसने अभय से लिए थे उसने उन पैसों का ओल्ड इज गोल्ड नाम का वृद्धाश्रम बनवा दिया था, ताकि कोई भी बुजुर्ग हम लोगों की तरह बुढ़ापे में दुख ना देखे। और मैं अपने बेटे को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि कल को उसके भी बच्चे होंगे और वह भी बूढ़ा होगा। गोविंद जी की बातें सुनने के बाद अब अवनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह सबके सामने केस को वापस ले लेती है और सबके सामने अपने ससुर जी से माफी मांगती है। लेकिन फिर भी झूठा केस फाइल करने की वजह से कोर्ट गोविंद जी को 6 महीने की सजा सुनाती है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हमें वही आश्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बूढ़े लोग मौज मस्ती करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। और अब गोविंद जी की भी सजा खत्म हो चुकी थी, वो भी इस आश्रम में आ गए हैं और अभय और अवनी भी आश्रम में आते हैं, जहाँ पर अभय सबके लिए गाना गाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं ऐसी एक और मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।